नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में जनजातियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने बैगा जनजाति, भारी जनजाति और कोल जनजाति को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कोरकू जनजाति से। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है और कोरकू शब्द का अर्थ होता है मानवों का समूह, अर्थात कोरकू जनजाति मानवों के समूह के रूप में पाई जाने वाली जनजाति है। साथ ही कोरकू जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड मानव समूह का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही यह मुंडा या कोलेरियन जो जनजाति है उसकी एक शाखा मानी जाती है। साथ ही जो कोरकू जनजाति के सदस्य हैं, ये अपने आप को राजपूतों का क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। अगर इनकी शारीरिक विशेषताओं की हम चर्चा करें तो इनकी शारीरिक जो रंग है वो काला होता है, इनकी ऊंचाई मध्यम होती है, नाक इनकी चौड़ी होती है और चपटापन लिए होती है। साथ ही इनके होंठ मोटे होते हैं, शरीर हष्ट पुष्ट होते हैं और बाल काले होते हैं। यह जो कोरकू जनजाति है, ये मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के जो क्षेत्र हैं उनमें ये कोरकू जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा इत्यादि जिलों में पाई जाती है, जिसमें इसका जो मुख्य संकेंद्रण है कोरकू जनजाति का वो होशंगाबाद जिला, फिर बैतूल जिला। तो होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी जिले में इसका मुख्य संकेंद्रण जो है वो पाया जाता है, अर्थात यह मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पाई जाने वाली जनजाति है। जो कोरकू जनजाति है उसकी उपजातियां हैं पोथरिया, रूमा, दुलारिया, बोवई या बोंडई हो जाएगी। इसमें से जो बोंडई उपजाति है ये मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो पचमढ़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली कोरकू की उपजाति को बंदोरिया या भुंडई कहा जाता है। वहीं जो बैतूल जिले में पाई जाने वाली कोरकू जनजाति है उसको बावरिया कहा जाता है और पोथरिया, रूमा, दुलारिया और बोवई या बोंडई ये कोरकू की क्या हो जाएंगी? उपजातियां हो जाएंगी। इन उपजातियों के अतिरिक्त जो कोरकू समुदाय है उसको दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक हो जाएगा राज कोरकू और दूसरा पोथरिया कोरकू। जो राज कोरकू समुदाय है या कोरकू समुदाय में जो राज कोरकू वर्ग है ये धन संपत्ति संपन्न वर्ग है। साथ ही इनके पास में भूमि भी होती है, ये भूस्वामी वर्ग होते हैं और इनकी सामाजिक स्थिति अन्य कोरकू समुदाय से कहीं अधिक संपन्न होती है और प्रतिष्ठित होती है। तो जो भूस्वामी वर्ग है वो राज कोरकू होता है और बाकी का अन्य जो कोरकू समुदाय होता है उसको पोथरिया कहा जाता है। अब इनकी सामाजिक संरचना को समझें तो इनकी सामाजिक संरचना पितृसत्तात्मक होती है। साथ ही टोटम पर आधारित इनकी क्या होती है? सामाजिक संरचना होती है, जिसको हम निम्नलिखित जो प्रमुख बिंदु हैं उनके आधार पर हम यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि एग्जाम में जो प्रश्न है या तो वो किसी जनजाति के एक जनजाति के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कोरकू जनजाति की सामाजिक संरचना, पर्व, उत्सव, नृत्य, धार्मिक एवं परंपराओं पर प्रकाश डालिए। या फिर हो सकता है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि जो कोरकू जनजाति है या बैगा जनजाति की धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को लिखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 5 नंबर में छोटे छोटे सेगमेंट से और 11 नंबर में पूरी जनजाति पूछी जा सकती है, राइट। तो हम यहाँ पर कोरकू जनजाति की जो सामाजिक संरचना है उसमें सबसे पहले आवास देखते हैं। तो कोरकू जो जनजाति है, कोरकू जनजाति भील या गौड़ जनजाति जो कि घने जंगलों में एवं दुर्गम क्षेत्रों में अपना आवास स्थल बनाते हैं, उसके विपरीत जो कोरकू जनजाति है वो समतल पर
और सुंदर स्थान पर क्या करते हैं, बसते हैं। तो यह सुंदर स्थानों पर बसने वाली जनजाति है। साथ ही ये अपने गांव के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से बांस की बागड़ भी, या जिसको हम फेंसिंग कहते हैं, बांस की फेंसिंग बना लेती हैं। कोरकुओं की जो घरों की व्यवस्था होती है, कोरकुओं के जो घर होते हैं वो आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं और एक दूसरे के काफी निकट होते हैं, राइट। इनके जो घर होते हैं ये बांस से, खपड़ा से, घास से, लकड़ी के बने होते हैं और इनके गांव को या बस्ती को क्या कहा जाता है, ढाना कहा जाता है। ये यहाँ पर इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं ये इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो कोरकुओं के घर आमने सामने होते हैं, पंक्तिबद्ध होते हैं, निकट होते हैं, लकड़ी, खपड़े, घास फूस इत्यादि के बने होते हैं और इनका जो गांव होता है या इनके घरों का जो समूह होता है उसको ढाना कहा जाता है। साथ ही जिन क्षेत्रों में कोरकू समुदाय के अतिरिक्त अन्य जनजातियां भी पाई जाती हैं वहां पर जो घर होते हैं उनके समुदाय को या उनके घरों के समूह को कोरकू आवार कहते हैं, जहां पर कोरकू के अलावा अन्य जनजातियां भी निवास करती हैं। इनकी सामाजिक जो संरचना है और इनकी जो ग्राम व्यवस्था है उसको संचालन करने के लिए यहाँ पर भी कई प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, जिसमें सामाजिक संचालक में हो जाएगा पटेल पद या फिर पटेल का ओहदा हो जाएगा। जो पटेल है, पटेल को कोरकू जनजाति में अत्यंत क्या माना जाता है, सम्मानीय स्थान दिया जाता है या पटेल का आदर किया जाता है। साथ ही गांव की सामाजिक संचालन में सभी जो निर्णय हैं वो पटेल की सहमति से ही होते हैं और पटेल की सहमति के बिना किसी भी कार्य का संपादन नहीं होता है। साथ ही गांव में चाहे पर्व हो, चाहे त्योहार हो, किसी का भी आयोजन करना हो तो उसमें पटेल की सहमति की आवश्यकता होती है। साथ ही गांव के जितने भी विवाद होते हैं, चाहे वो शादी से संबंधित हो, भूमि से संबंधित हो या अन्य आपसी हो, उनके निपटाने के लिए यहाँ पर पटेल की भूमिका होती है और साथ ही वो पटेल की सहमति से ही उनका निपटान किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोरकू समुदाय में एक और प्रतिष्ठित पद होता है जिसको भूमिका कहा जाता है। दरअसल भूमिका कोरकुओं का पुरोहित होता है जो कि कोरकू समुदाय के जितने भी पूजा पाठ या आराधना के कार्य हैं उनको संपन्न कराता है। साथ ही कोरकू समुदाय में जो शादी विवाह एवं रीति रिवाज के अवसर पर जो भी पारंपरिक संस्कार होते हैं, जो भी परंपराओं का निर्वहन होता है वह भी भूमिका के द्वारा ही किया जाता है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था को देखें तो कोरकुओं में जो परिवार हैं वो संयुक्त भी होते हैं तो व्यक्तिगत या एकल भी होते हैं। शुरुआत में इनके जो परिवार हैं वो संयुक्त व्यवस्था पर आधारित होती है, अर्थात भाई बहन माँ बाप सब आपस में मिलकर रहते हैं। साथ ही सभी सामाजिक कार्यों का एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। परंतु जब लड़के या लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद में जो लड़के या लड़कियां हैं वो अपना अगला परिवार या अलग परिवार जो है वो बसा लेते हैं। वहीं कोरकुओं में जो महिलाओं की स्थिति है वह भी अन्य जनजातियों की तुलना में बेहतर मानी जाती है। कोरकू समुदाय में महिलाओं को सामाजिक जो संचालन है या सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। महिलाएं पूरी गृहस्थी संभालती हैं, खाना बनाना से लेकर घर में राशन की व्यवस्था करना, तो पूरी गृहस्थी का कार्य जो है वो महिलाओं के द्वारा होता है। साथ ही साथ महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है बच्चों को पालना पोसना, राइट। उनको भोजन की व्यवस्था कराना, उनका जो है शिक्षा उनको उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो महिलाओं की होती है। साथ ही जो कोरकू समुदाय की महिलाएं हैं वो बहुत कर्मठ होती हैं, घर के सभी कार्यों से लेकर खेत खलिहान अर्थात कृषि कार्यों में भी निपुण होती हैं और पुरुष जो वर्ग है उसका बढ़ चढ़कर साथ देती हैं। साथ ही जो कोरकू जनजाति है इनका पहनावा भी साधारण होता है, या ये पूरे कपड़े पहनते हैं,
राइट। गोंड या बैगा जनजाति जैसे ये कम कपड़े नहीं पहनते हैं। साथ ही ये कपड़ों में जो बंडी होती है, राइट, बंडी या हम कुर्ता या धोती जो है ये पहनते हैं। साथ ही महिलाएं रंग बिरंगी जो है साड़ी या धोती पहनती हैं। इसके अलावा कोरकू समुदाय की जो महिलाएं हैं वो चांदी, पीतल, कांसा इत्यादि आभूषणों के इत्यादि जो धातुएं हैं उनके आभूषण पहनती हैं या गहने पहनती हैं। साथ ही अगर हम इनके खान पान की बात करें तो ये शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं। फिर भी मुख्य रूप से ये मोटे जो अनाज हैं एवं सब्जियां ये अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं। अब इनकी रीति रिवाज की अगर हम बात करें तो रीति रिवाज एवं मान्यताएं अन्य जनजातियों के समान ही होते हैं। इस जनजाति में जो विवाह की एक नई परंपरा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मध्यस्थ परंपरा, राइट। तो कोरकू जनजाति में जो विवाह है वो मध्यस्थ के माध्यम से या मीडिएटर्स के माध्यम से होता है। सबसे शुरू में जो मीडिएटर होता है, मध्यस्थ होता है, वो लड़की के घर पे जाएगा और लड़की के घर की जो पूरी जानकारी है वो लड़के के घर पर आकर बताएगा। अगर लड़के का परिवार सहमत होता है तो लड़की के परिवार को बता दिया जाता है और फिर गांव के कुछ लोग मिलकर जो हैं वो आगे इस पर शादी करनी है या नहीं करनी है इस पर फैसला लेते हैं। मृत्यु के समय पर ये मृतक स्तंभ जो है बनाने का इनमें भी चलन होता है, अर्थात जहाँ पर दफनाया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है वहाँ पर सीमेंट के या पत्थरों के स्तंभ बनाए जाते हैं जिनको मुंडा कहा जाता है। और मुंडा बनाए या लगाए जाने के जो अनुष्ठान है उसको सिडोली प्रथा कहते हैं और ये कोरकू समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मृत्यु के पश्चात में जहाँ दाह संस्कार होता है या दफनाया जाता है वहाँ पर जो है पत्थर के या सीमेंट के जो स्तंभ बनाए जाते हैं जिसको सिडोली प्रथा कहा जाता है। फिर अगर हम कोरकू में विवाह की अगर हम देखें तो कोरकू में सगोत्री विवाह क्या है, निषिद्ध है। अधिकतर जो जितनी भी जनजातियां हैं सभी जनजातियों में अगर हम देखें तो लगभग सभी जनजातियों में सगोत्री विवाह जो है वो वर्जित होता है, अर्थात एक ही गोत्र में विवाहित करना वर्जित होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक ही गोत्र के युवक एवं युवतियां आपस में भाई बहन के रिश्ते से पहले ही जुड़े हुए होते हैं। साथ ही कोरकुओं में दामाद प्रथा, घर दामाद प्रथा, विधवा विवाह एवं वधू मूल्य का प्रचलन है। और इस जनजाति में विवाह के ये प्रकार देखने को मिलते हैं जिसमें से चिथौड़ा विवाह, राजीबाजी विवाह, तलाक विवाह और विधवा विवाह। सबसे पहले हम बात करते हैं चिथौड़ा विवाह की, या जिसको हमने अभी समझा था मध्यस्थ के माध्यम से। तो कोरकुओं में विवाह की जो सर्वमान्य और अधिक प्रचलित पद्धति है वह है चिथौड़ा विवाह। दरअसल कोरकुओं में विवाह एक मध्यस्थ के माध्यम से होता है, मीडिएटर के माध्यम से होता है। कोरकुओं का जो मुखिया होता है वो गांव के किन्हीं दो व्यक्तियों को विवाह के संबंध में बातचीत करने के लिए लड़की के घर पर भेजता है। फिर ये लड़की तथा लड़की के परिवार की जो जानकारी है ये दो व्यक्ति उस जानकारी को उस गांव के पटेल है या गांव का मुखिया है तथा जो लड़के का परिवार है उसके साथ में उस जानकारी को साझा किया जाता है। फिर ये जो भी फैसला लेते हैं कि लड़की के साथ में संबंध स्थापित करना है या नहीं करना है, यदि करना होता है तो फिर वही दो व्यक्ति लड़की के पिता के पास में जाएंगे और उससे शादी की जो बात है पक्की करने की बात करेंगे और उसी समय पर जो है दहेज का निर्धारण भी कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो दो व्यक्ति होते हैं जो कि मध्यस्थ का भूमिका निभाते हैं उसको ही क्या कहते हैं, चिथौड़ा कहलाते हैं, राइट। और यही जो चिथौड़ा है या मध्यस्थ है यही फिर क्या करते हैं कि लड़के के परिवार एवं लड़की के परिवार में दोनों के बीच में जो है मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। फिर अगला हो जाएगा राजी बाजी, क्या हो जाएगी, प्रथा हो जाएगी। राजी बाजी जो प्रथा है इस प्रथा में जब कोरकू समुदाय के युवक एवं युवतियां आपस में प्रेम करते हैं
और वो यदि अपने प्रेम का गली में या हाट बाजार में इजहार करते हैं और यदि किसी दिन मौका मिल जाए तो वो दोनों किसी अन्यत्र स्थान पर क्या होते हैं, भाग जाते हैं। जब वो युवक एवं युवतियां कहीं भाग जाते हैं और यदि लड़की का परिवार उन दोनों को ढूंढ लेता है तो उन दोनों को दंड दिलाने के लिए जो गांव की पंचायत है उस पंचायत के सामने इस प्रकरण को रखा जाता है। और यदि लड़की पंचायत के सामने ये स्वीकार कर लेती है कि हाँ मैं भी लड़के से प्रेम करती हूँ और मैं अपनी स्वेच्छा से लड़के के साथ में भागी थी, तो उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। और यदि लड़की राजी नहीं होती है तो लड़के को उसकी जाति प्रथा के आधार पर उसको दंड दिया जाता है। इस विवाह को कहा जाता है राजी बाजी प्रथा। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर तलाक विवाह हो जाएगा। कोरकू समुदाय में यदि कोई विवाहिता अपने पति से या परिवार से खुशी नहीं है तो वह पंचायत के माध्यम से तलाक भी ले लेती है और तलाक लेने के पश्चात में वह अपनी मर्जी से दूसरी जगह पर विवाह करके दूसरे पति के पास में जाती है। यहाँ पर एक यह तथ्य है कि जब वह दूसरे पति के पास में जाती है तो वह दूसरे पति से कुछ धन लेकर पहले पति को दहेज का क्या दिलाती है, मुआवजा दिलाती है। और इस प्रथा को ही क्या कहा जाता है, झगड़ा चुकाना कहा जाता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर विधवा विवाह। कोरकू समाज में विधवाओं का विवाह भी हो सकता है। यदि किसी स्त्री का यदि किसी युवती के पति की मृत्यु हो जाती है तो या तो वह अपने देवर के साथ में विवाह कर सकती है या फिर वह अपने मायके या पिता के जो घर है उसके यहाँ पर आ जाती है। फिर उसके पिता एवं भाई मिलकर उसको किसी अन्य जगह पर भी उसका विवाह जो है वो तय कर देते हैं और वह महिला दूसरी जगह पर भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र होती। अब हम यहाँ पर कोरकू समुदाय में जो वैवाहिक प्रतिबंध हैं उनको पढ़ेंगे। तो हर एक जनजाति में कुछ विवाह से संबंधित प्रतिबंधित होते हैं। जैसे अनेक जनजातियों में सगोत्री विवाह जो है वो वर्जित माना जाता है, राइट। वैसे ही अंतर विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। वैसे ही अगर हम देखें तो जो कोरकू समुदाय है तो कोरकू विवाह में जो बहिर्जात विवाह है उसको प्रतिबंधित माना जाता है और कोरकू समाज में सजातीय विवाह को या अपनी ही जाति में विवाह करने को सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही कोरकुओं में भी एक ही गोत्र में विवाह करने पर प्रतिबंध है। साथ ही ये भी प्रतिबंध है कि जो लड़का है वो अपनी मामा या माता के गोत्र की जो लड़की है उससे विवाह करने के लिए भी उसको स्वतंत्रता नहीं होती है। अब हम यहाँ पर कोरकुओं की धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को देखते हैं। तो कोरकू स्वयं को हिंदू मानते हैं, इसीलिए इनके जो धार्मिक विश्वास हैं एवं परंपराएं हैं वो हिंदुओं से मिलती जुलती है। यही कारण है कि कोरकू हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ चूर, सूर्य, चंद्रमा, शिव, मेघनाथ इत्यादि की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी इनके गांव के देवता या नदी के देवता भी होते हैं। जैसे कोरकुओं के जो मुख्य देवता हैं, गांव के मुख्य देवता, उनको डोंगर देव कहा जाता है, भटुआ देव कहा जाता है आदि। और साथ ही ये बलि चढ़ाने के लिए मुर्गे तथा सुअर भी पालते हैं, अर्थात ये बलि प्रथा में भी विश्वास करते हैं। साथ ही इनकी जो सिडोली प्रथा है उसके बारे में मैंने बता दिया है कि जहाँ पर भी मृतक को दफनाते हैं या उसका दाह संस्कार होता है उसकी स्मृति में वहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण किया जाता है जिसे सिडोली प्रथा कहा जाता है। अब हम कोरकुओं की जो है पर्व या उत्सव देखेंगे। तो चूंकि कोरकुओं का जो धर्म है वो हिंदुओं से काफ़ी मिलता जुलता है, इसीलिए कोरकुओं के जो अधिकांश पर्व एवं उत्सव हैं वो हिंदू धर्म से ही जो है वो मिलते जुलते हैं। और पर्व उत्सवों में एक हो जाएगा गुड़ी पड़वा, होली, आखा तीज, देव दशहरा, पोला, डोडबाली, दीपावली, जिरोती और क्या हो जाएगा, दशहरा हो जाएगा। जिसमें से कई सारे जो
पर्व एवं उत्सव हैं उनको आपने पहले से ही आप उनके बारे में जानते होंगे। तो कुछ के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर गुड़ी पड़वा। जो गुड़ी पड़वा त्यौहार है ये चैत्र मास में जो है मनाया जाता है और इस दिन नीम की पत्तियों में गुड़ मिलाकर कोरकू समुदाय के लोग खाते हैं और उनकी मान्यता है कि चैत्र मास में नीम की जो कोमल एवं मुलायम पत्तियां उनको अगर गुड़ के साथ में खाया जाए तो वो वर्ष भर जो है वो निरोगी रहते हैं या उनको बीमारियां नहीं होती हैं। दूसरी हो जाएगी यहाँ पर आखा तीज। जो आखा तीज है वो माघ और जो बैसाख का महीना है, माघ बैसाख के महीने में ये जो आखा तीज मनाई जाती है, राइट। और जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है जिसमें 15 दिन का जो होता है तो उसमें जो माघ और बैसाख की जो तृतीया आती है उसको क्या बोला जाता है, आखा तीज, राइट। आखा तीज के दिन जो है अधिकांश शादियां होती हैं क्योंकि यह तिथि जो है वो बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। और हिंदू धर्म में भी जो आखा तीज होती है या जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं, माना जाता है कि अगर किसी युवक एवं युवती की शादी संपन्न होने के लिए कोई विशेष तिथि नहीं मिल रही है तो जिनकी भी विशेष तिथि नहीं मिलती है वो अक्षय तृतीया या आखा तीज को जो है वो विवाह संपन्न कर लेते हैं। इस दिन हर एक जो है युगल विवाह कर सकता है। इसको बहुत ही शुभ एवं पवित्र माना जाता है। फिर हो जाएगा डोडबली। डोडबली ये जो है ज्येष्ठ माह में, जो कि अप्रैल महीने में पड़ता है, ज्येष्ठ माह में डोडबली का त्यौहार मनाया जाता है और यह मुख्यतः लड़के और लड़कियों का क्या होता है, त्यौहार होता है। इसमें गांव के जो लड़के होते हैं वो जामुन की जो पल्लवित शाखाएं होती हैं, नई नई शाखाएं होती हैं, उनको लाते हैं, उससे लड़के को ढक देते हैं और उसकी कमर से जो है उसकी कमर से बांधकर फिर क्या करते हैं, एक दूसरा लड़का जो है उसको खींचता है और फिर जो है दोनों नृत्य करते हैं जिसको क्या कहा जाता है, डोडबली कहा जाता है। फिर यहाँ पर हो जाएगा जिरोती। जिरोती का जो पर्व है वो सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन कोरकू समुदाय में जो है पकवान बनाए जाते हैं तथा परिवार के सभी लोग मिलकर डंडा नाच करते हैं। दरअसल हाथों में डंडा लेकर नाच करते हैं जिसे डंडा नाच कहा जाता है। फिर हो जाएगा पोला। जो पोला है वो भाद्रपद कृष्ण की जो है अमावस्या को पड़ता है, राइट। और जो भाद्रपद कृष्ण की जो अमावस्या है को पोला त्यौहार मनाते हैं और ये त्यौहार जो है महादेव और पार्वती के चौपड़ खेलने से क्या होता है, संबंधित होता है और इस दिन भी कई पकवान जो है वो मनाए जाते हैं, राइट। फिर दशहरा हो जाएगा। दशहरा जो है हिंदू धर्म के अनुसार कुंवार मास में मनाया जाता है, राइट। फिर दीपावली हो जाएगा हिंदू धर्म के समान। फिर हो जाएगा यहाँ पर देव दशहरा हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि देव दशहरा की तिथि से शादी विवाह जो है प्रारंभ होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि देवता जग जाते हैं और उसके बाद में शुभ तिथियां जो हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो देव दशहरा से जो है शादी विवाह होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसीलिए जो माघ दशहरा है का त्यौहार है इसको खुशी और उल्लास के साथ में मनाया जाता है और शादी विवाह के मौके पर जो स्त्रियां हैं वो गदली नाच भी करती हैं। फिर होली त्यौहार हो जाएगा। दरअसल कोरकू समुदाय में होली का त्यौहार तो मनाया जाता है लेकिन इनकी जो दंत कथा है वो थोड़ी अलग है। कोरकू समुदाय के अनुसार एक ब्राह्मण लड़की होलिका थी जो कि कोरकू समुदाय के एक लड़के से प्रेम करती थी, राइट। परंतु जो ब्राह्मण परिवार था उसने अपनी जो लड़की होलिका की शादी किसी ब्राह्मण लड़के से कर दी। जब इस बात का पता कोरकू समुदाय के लड़के को लगा तो उसने आत्महत्या कर ली और जब यह बात उस लड़की को पता चली तो वह भी चिता भस्म करके जो है भस्म हो गई, चिता जलाकर स्वयं को उसमें भस्म कर दिया। और इन दोनों का प्रेम अमर हो सके इसके लिए ये जो है वो होली का जो है पर्व मनाते हैं। फिर
इनकी अर्थव्यवस्था को समझें तो कोरकू समुदाय की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि है। और हमने देखा था कि कोरकू में 2 समुदाय होते हैं, जिसमें जो राज कोरकू होते हैं वो भूस्वामी होते हैं और ये मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसके अलावा शिकार करना, मछली पकड़ना, वनोपज संकरण, मजदूरी इत्यादि भी ये जो है इनके प्रमुख जीवन यापन के क्या है माध्यम माने जाते हैं। अब हो जाएगी यहाँ पर सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति भी मध्य प्रदेश के विशेषकर जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, तो विशेषकर उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति सहरिया जनजाति है। जो सहरिया शब्द है उसका अर्थ होता है सह प्लस का हरिया, जिसका अर्थ होता है शेर के साथ रहना, अर्थात यह जनजाति शेर के साथ रहने वाली जनजाति भी मानी जाती है। साथ ही फारसी भाषा में शहर का अर्थ होता है जंगल, अर्थात यह जनजाति शिवपुर का जो जंगल का क्षेत्र है उस क्षेत्र में तो शिवपुर के क्षेत्रों में जो जंगल है उन जंगलों में निवास करती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, सहरिया कहा गया। अब अगर हम इनकी जनसंख्या की बात करें तो सहरिया जनजाति भी पर्याप्त संख्या में मध्य प्रदेश में पाई जाती है और संख्या के आधार पर यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति में भी सम्मिलित है। अगर हम इसकी जनजाति की शाखाओं की बात करें तो यह कोलेरियन परिवार की एक अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। साथ ही ये जो सहरिया है ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलवाने में गर्व महसूस करते हैं। ये जो सहरिया जनजाति है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य प्रदेश में विशेषकर जो चंबल क्षेत्र है उसमें इस जनजाति का वितरण पाया जाता है। तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, विशेषकर ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, गुना, विदिशा, रायसेन और बुंदेलखंड में ये जनजाति पाई जाती है। वहीं अगर हम इनका सर्वाधिक संकेंद्रण देखें तो वो ग्वालियर संभाग में है। ग्वालियर संभाग में इनका सबसे अधिक संकेंद्रण है और सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय है वो श्योपुर जिलों में अवस्थित है। अब इनकी अगर हम सामाजिक संरचना को देखें तो सहरिया जनजाति समतल मैदानों पर बसने वाली जनजाति है और ये जिन समतल मैदानों पर बसते हैं उस क्षेत्र को कहा जाता है सहराना। सहराना दरअसल इनके गांव को हम कह सकते हैं। तो ये समतल मैदानों पर बसते हैं और इनके घरों के समूह को सहराना कहा जाता है और सहराना के अंतर्गत कई लोगों के मकान एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। दरअसल पंक्तिबद्ध मकान होते हैं और जिनके ऊपर एक ही लंबी क्या बनाई जाती है, छत बनाई जाती है। और इनकी जो लंबी छत होती है ये इनके मकान एक दूसरे से चिपके होते हैं, लगभग एक लंबी छत होती है और बीच में बंगला नामक क्या होता है, स्थान होता है, जो कि सहरिया जनजाति का सामुदायिक भवन होता है, जहां पर ये धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों का संपादन करते हैं। साथ ही इनकी जो पंचायत होती है, राइट, यह सहराना का मुखिया कौन होता है, पटेल होता है और पटेल को यहाँ पर भी अधिक प्रतिष्ठित और सम्मानीय व्यक्ति माना जाता है, जो कि एक वंशानुगत पद होता है। इसके अलावा भी पंचायत व्यवस्था हेतु कोटवार, छोपा, बराई एवं अधनारिया आदि जो हैं ये व्यक्ति भी पाए जाते हैं। यह समाज भी पितृसत्तात्मक है तथा इनमें संयुक्त परिवार पाए जाते हैं और घर का जो बुजुर्ग सदस्य होता है वही इन परिवारों का मुखिया होता है। सहरिया जनजाति की अगर हम सांस्कृतिक स्थिति देखें तो सहरिया जनजाति अनेक गीत, कथाएं, पहेलियां एवं इनमें कई कहावतें प्रचलित होती हैं और सहरिया जनजाति अपनी जो कथात्मक पहेलियां हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की कथाओं से जो पहेलियां हैं वो इस समुदाय में बहुत ही प्रचलित हैं और बोली जाती हैं। इस जनजाति में राम जन्म,
गाठ लीला, राम जानकी विवाह, पांडवों की कथा, गारी, रामायण ख्याल लंगुरिया, राइट, फागट सिया, राइट, वाजन गीत इत्यादि जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। अब अगर हम इनके विवाह संबंधी देखें तो शहरी जनजाति में विवाह संबंधी नियम जो है वो कठोर नहीं है और इस जनजाति में सह पलायन हो जाएगा, सेवा हो जाएगा एवं क्रय जो विवाह है उसकी प्रथा होती है। साथ ही ये तलाक विवाह एवं विधवा विवाह को भी इस जनजाति में मान्यता है। अब धार्मिक दृष्टि से देखें तो शहरी जनजाति का धर्म में अटूट विश्वास होता है और ये हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसी वजह से जो शहरियां हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तथा इनकी कई परंपराएं हिंदू धर्म की ही होती हैं। शहरिया लोगों की जो आराध्य देवी हैं वो माता सीता है। इसके अतिरिक्त भी इनके ग्राम देवता ठाकुर देव हो जाएंगे, भैरव देव हो जाएंगे, नाहर देव, दरेठ देव, कारस देव, भूमिया, धरती के देव, हरिमन देव और तेजाजी, ये भी इनकी भी काफ़ी क्या होती है, मान्यता होती है। साथ ही ये तेजाजी के जीवन पर आधारित जो नाट्य है उसका गान भी करते हैं। इनके अगर हम खान पान में देखें तो इनके यहाँ पर जो बेसन की रोटी मुख्य रूप से पसंद की जाती है जो कि तीज त्योहारों पर बनाई जाती है। तो जो बेसन की रोटी है वो तीज त्योहारों पर बनाई जाती है। साथ ही ये जनजाति भी जो जादू टोना है या टोना टोटका है, भूत प्रेत है, उनमें भी ये जनजाति विश्वास रखती है। फिर शहरी जनजाति के जो पर्व एवं त्यौहार हैं वो हिंदुओं के ही पर्व त्यौहार हैं जिसमें दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, मकर संक्रांति इत्यादि सम्मिलित होते हैं और इनके प्रमुख नृत्य हैं लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी एवं तेजाजी के जो नृत्य हैं वो शहरिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। शहरिया जनजाति का जो लोग हैं वो समतल भूमि पर रहना पसंद करते हैं। साथ ही इनकी आजीविका का साधन है मजदूरी करना, कृषि करना और वनोपज का संग्रहण करना। साथ ही ये शिल्प कला में भी निपुण होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये शिल्पी भी बनाते हैं और शिकार भी करते हैं। साथ ही ये जड़ी बूटियों का भी परंपरागत रूप से संग्रहण करते हैं और उनकी क्रय बिक्री से भी अपनी आजीविका चलाते हैं, राइट। तो ये यहाँ पर शहरी जनजाति की प्रमुख क्या हो गई, हमने यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझ लिया है। अब हमारी अगली जनजाति हो जाएगी बंजारा जनजाति। तो बंजारा जनजाति मध्य प्रदेश की एक ऐसी जनजाति है जो कि यायावर जनजाति है या घुमक्कड़ जनजाति है, अर्थात यह जनजाति किसी भी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसती है, जबकि यह जनजाति समय के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करती रहती है। इसीलिए इस जनजाति को घुमंतू जनजाति या यायावर जनजाति भी कहा जाता है। किंतु मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में जैसे मंडला, निमाड़ एवं मालवा में ये जनजाति स्थायी रूप से भी निवास करती है, राइट। बंजारा जनजाति का जो उत्पत्ति है या अभ्युदय है वो राजस्थान से माना जाता है, राइट। राजस्थान में चूंकि ग्रीष्म काल में पानी की बहुत कमी होती है, इसीलिए ये लोग अपना व्यापार एवं जानवरों की सुरक्षा के लिए भारत के जो अन्य राज्य हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जनजाति मूलतः राजस्थान की है जो कि जो जलवायु, नकारात्मक जलवायु जो प्रभाव होता है उससे बचने के लिए अन्य राज्यों में आ जाते हैं और ये निमाड़, मालवा एवं मंडला में स्थायी रूप से भी निवास करते हैं। जो बंजारा जनजाति है ये लोग गांव बसाकर निवास करते हैं और इनके गांव को टांडा या क्या कहा जाता है, बालद कहा जाता है। इनके जो घर है वो पंक्तिबद्ध होते हैं और इनका जो गांव है टांडा या बालद, टांडे का जो प्रधान होता है या सरदार होता है उसको नायक कहा जाता है और नायक ही
टाडे का या इनके गांव का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, जिसकी हर एक तीज त्योहार मनाने में या फिर अन्य विषय पर जिसकी सहमति लेना अनिवार्य होता है, तथा यही जो नायक होता है यही पटेल एवं जो सरपंच जैसा पद है यही धारण करता है। फिर जो बंजारा स्त्रियां हैं वो कसौदाकारी में क्या होती हैं, निपुण होती हैं। ये हाथी दांत, राइट, हाथी दांत की चूड़ियां पहनती हैं तथा अपने शरीर पर गुदना को एक महत्वपूर्ण आभूषण मानती हैं। तो इनके चेहरे पर, शरीर के अंगों पर कई गुदने होते हैं और ये हाथी चूड़ियां पहनती हैं, राइट। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो बंजारा जनजाति है ये श्रृंगार प्रिय जनजाति है और इन्होंने ही कंघी का आविष्कार किया है। अगर हम इनकी धार्मिक विश्वास एवं परंपराओं को देखें तो जो बंजारा जनजाति है वो हिंदू धर्म की बजाय सिख धर्म से जो है वो अधिक प्रभावित मानी जाती है और साथ ही ये सिख धर्म के गुरु नानक देव और गुरु ग्रंथ साहब के काफ़ी सम्मान करते हैं और उनके अनुयायी होते हैं। इसके अतिरिक्त ये हिंदू भगवान जैसे श्री राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो रामकृष्ण या बाबा रामदेव जो कि कहाँ हैं, राजस्थान में है, ये उनकी भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब बंजारा जनजाति में विवाह को देखते हैं तो बंजारा जनजाति में विवाह अन्य जनजातियों के समान ही होता है। इनमें विधवा विवाह, चढ़ विवाह, राइट, फिर अपहरण विवाह एवं नतारा विवाह अधिक प्रचलित होता है। एक और यहाँ पर विशेष तथ्य ये है कि बंजारा जनजाति जो है विवाह में उड़द दाल के जो प्रयोग है उसको क्या करते हैं, शुभ मानते हैं। अब इनके जो पर्व एवं उत्सव है वो समझते हैं। तो इनके जो पर्व हैं वो हिंदू धर्म से प्रभावित हैं और ये होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि को मनाते हैं। साथ ही बंजारों का सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व है वो है गणगौर और ये सावन के महीनों में गणगौर उत्सव को मनाते हैं। साथ ही ये जो बंजारा जनजाति है ये एक संस्कृति संपन्न जनजाति है जिसका झुकाव संगीत एवं नृत्य की ओर अधिक है और इनके जो नृत्य हैं वो नृत्यों में हो जाएगा तलवार नृत्य, डंडा नृत्य, बेली नृत्य और क्या हो जाएगा, लहंगी नृत्य जो है वो बंजारा जनजाति के प्रमुख हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं अगली जनजाति खैरवार जनजाति। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जो खैरवार जनजाति है यह मुंडा जनजाति की ही क्या है, एक प्रमुख उपजाति मानी जाती है या इसी समूह की एक जनजाति है। और जो खैरवार जनजाति है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर, सिंगरौली, पन्ना, शहडोल, सतना, विदिशा, रायसेन, दमोह, रीवा, अनूपपुर जिलों में निवास करती हैं। और ये जो खैरवार जनजाति है ये मध्य प्रदेश की दो प्रमुख पर्वत श्रेणियों जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में यह निवास करती है। और दरअसल यह जनजाति खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती है, इसीलिए इस जनजाति को ही क्या कहा गया है, खैरवार जनजाति कहा गया है। तो खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती है जो कि सिंगरौली, पन्ना, शहडोल इन जिलों में पाई जाती है। इनका शरीर क्या होता है, बलिष्ठ होता है, ठोस होता है और महिलाएं भी पुरुषों के समान क्या होती हैं, साहसी एवं फुर्तीली होती हैं। इनकी सामाजिक संरचना में अगर हम इनका रहन सहन देखें तो ये इनमें पुरुषों में धोती, गंजी है जिसको बनियान कहते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वहीं स्त्रियां जो है वो साड़ी पहनती हैं तथा विभिन्न प्रकार के आभूषण जिसमें हैकल, बाजूबंद, हंसुली, कड़ा गुड़िया, मूंगे की माला आदि जो है इनका धारण करती हैं। इनका जो भोजन है उसमें गेहूं एवं चावल मुख्य रूप से आते हैं, परंतु ये उत्सवों पर मांस एवं मंद्रिया का भी सेवन करते हैं। इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह अच्छी नहीं है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है खैर के वृक्ष से
कत्था बनाने का कार्य। साथ ही खैरवार जनजाति के जो अन्य सदस्य हैं वो शिकार भी करते हैं, वनोपज को इकट्ठा भी करते हैं, लकड़ी चीरने का, लकड़ी फाड़ने का काम भी करते हैं। राइट। इनकी अगर हम धार्मिक विश्वास एवं परंपराएं देखें तो जो खैरवार जनजाति है ये हिंदू धर्म में ही क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और इनके जो मुख्य देवता हैं उनमें वनसंती, दूल्हादेव, घमसान, गौरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान इत्यादि इनके जो हैं देवी देवता हैं। इसके अतिरिक्त जो खैरवार जनजाति है वो दरअसल उनकी आजीविका का साधन प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति ही होती है, इसीलिए ये सेलम, पीपल और नीम की भी जो है पूजन करते हैं। साथ ही जंतुओं में जो खैरवार जनजाति है वो नाग एवं बुच्छी की भी क्या करती है, पूजा करते हैं। इनके उत्सवों में अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि इत्यादि जो पर्व हैं वो इनके द्वारा मनाए जाते हैं। साथ ही जो खैरवार जनजाति है उनका नृत्य है कर्मा। राइट। अब मध्य प्रदेश की अगली जनजाति हो जाएगी पनिका जनजाति। तो पनिका जनजाति भी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है और यह है द्रविड़ प्रजाति से संबंधित जनजाति है। और इस जनजाति की ये विशेषता है कि जो पनिका जनजाति कई गोत्रों में क्या है, विभाजित है। और उन गोत्रों को क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। और कई कुर मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, कुरहा का। तो पनिका जो जनजाति है कई गोत्रों में विभाजित है। गोत्रों को ही क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। और कुर से मिलकर क्या बनता है, कुरहा का निर्माण होता है। इस जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण धारणा ये है कि ये कबीरपंथी जनजाति है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म जो है वो जल से हुआ है। तो इस जनजाति के लोग मानते हैं कि कबीर का जन्म जल से हुआ है। साथ ही इस जनजाति में जो निर्गुण उपासक हैं वो कबीरपंथी वर्ग के आते हैं। साथ ही अन्य देवी देवताओं के जो उपासक हैं वो शक्ति, शाक्ति या पनिका वर्ग के होते हैं। कबीरपंथी जो जनजाति है इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये जनजाति मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करती। और याद रखना बड़ा सरल है, जिस जनजाति का संबंध कबीर जैसे महानतम व्यक्ति से हो वो जनजाति जो है मांस एवं मदिरा से दूर ही रहेगी। और ये जनजाति का जो है मध्य प्रदेश संकेंद्रण है वो अधिक जिलों में नहीं है। पनिका जनजाति मध्य प्रदेश की सीधी एवं शहडोल जिलों में निवास करती है। जो पनिका जनजाति है इसमें विवाह जो होता है इनमें भी सगोत्री विवाह वर्जित है। और मैंने बताया था कि इनमें कई गोत्र होते हैं। गोत्रों को क्या कहा जाता है, कुर। और कुर से मिलकर ही क्या बनता है, कुरहा। अर्थात कुरहा में जो कुर होते हैं ये कुरों में आपस में विवाह नहीं हो सकता है। अर्थात इनमें भी जो है संगोत्री विवाह वर्जित माना जाता है। तो कुरहा में जो जितने भी सम्मिलित कुर होते हैं वो आपस में शादी नहीं करते हैं। और इनमें भी बहिर्गोत्री विवाह प्रचलित होता है, अर्थात दूसरे गोत्र में ही शादी करना माना जाता है। साथ ही पनिका जनजाति में वधू मूल्य की भी प्रचलित होती है। फिर जो पनिका जनजाति है इसमें विवाह जो है वो अन्य जनजातियों के जैसे ही होते हैं। जैसे लमसेना या सेमा विवाह हो जाएगा, घुसपैठिया विवाह हो जाएगा, पुनर्विवाह हो जाएगा, देवर भावी विवाह हो जाएगा। अगर हम पनिका जनजाति की बात करते हैं तो ये जनजाति चूंकि कबीर जनजाति कबीर को मानने वाले लोग हैं और कबीरदास स्वयं एक जुलाहा थे। तो इस बात से आप ये याद रख सकते हैं कि जो पनिका जनजाति है इनकी आजीविका का साधन प्रकृति पर नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं, वस्त्रों की बुनाई करते हैं। तो पनिका जनजाति का ही आजीविका का साधन है बुनाई करना। और ये हमारे प्रदेश में पारंपरिक वस्त्रों को बुनते हैं, इसीलिए इस जनजाति को बुनकर जनजाति भी कहा जाता है। इनका भोजन है पेज, मूंग, उड़द एवं क्या है, चावल। धार्मिक विश्वास में ये कबीरदास जी को अधिक महत्व देते हैं।
साथ ही ये हिंदू देवी देवताओं में जैसे सूर्य, इंद्र, दूल्हा देव, बूढ़ी माता, बरही माता, राइट, होलिकाबाई इत्यादि की भी जो है पूजा करते हैं। और इनमें भी एक वर्ग जो है शवों को दफनाता है, राइट, तो दूसरा वर्ग जो है शवों को जो है दाह संस्कार करता है, अर्थात शवों को जलाते हैं। और इनमें भी अस्थि विसर्जन की क्या है, परंपरा पाई जाती है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी हमारी पनिका जनजाति। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उरांव जनजाति। जो उरांव जनजाति है ये मध्य प्रदेश की कुछ जिलों में पाई जाने वाली जनजाति है और यह जनजाति द्रविड़ वर्ग से संबंधित मानी जाती है। जो उरांव जनजाति है ये मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में जैसे भोपाल हो जाएगा, नरसिंहपुर हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, जबलपुर, सिंगरौली जिले हैं, इनमें ये उरांव जनजाति पाई जाती है। जो उरांव जनजाति है इसको मध्य प्रदेश में कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे क्या हो जाएगा, धांगड़ हो जाएगा, धनका हो जाएगा एवं किसान हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही इनकी सामाजिक स्थिति देखें तो जो ये जनजाति, इस जनजाति में गांव के मुखिया को महतो कहा जाता है या बैगा कहा जाता है, तो इनका मुखिया महतो या बैगा कहलाता है। साथ ही इनमें भी युवाओं को यौन शिक्षा एवं वैवाहिक शिक्षा देने के लिए एवं भविष्य में सुखी जीवन के लिए युवा गृह का कंसेप्ट होता है और इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है, धूम कोरिया कहा जाता है, राइट। और इनके गोत्र भी टोटम से संबंधित होते हैं जिनके नाम पशु, पक्षी, मछलियां या वृक्षों के नाम पर आधारित होते हैं। अब इस जनजाति में अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह के समय वधू के पिता को वधू धन देने का क्या है, प्रचलन होता है। अर्थात अन्य जनजातियों में युवक जो है वो युवती के परिवार को वधू मूल्य देता था, लेकिन यहाँ पर दहेज के समान जो है वधू का पिता जो है वधू को धन देने का भी क्या करता है, जो है धन देने का इसमें प्रचलन है, राइट। साथ ही इस जनजाति में भी तलाक विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह का भी क्या है, प्रचलन है। और सबसे खास बात यह है कि ये जो उरांव जनजाति है इस उरांव जनजाति में स्वच्छंदता पाई जाती है, यौन संबंधों में स्वच्छंदता पाई जाती है, इसलिए विवाह के पूर्व यौन संबंध स्थापित करना इस उरांव जनजाति में सामान्य माना जाता है और इस पर कोई आपत्ति भी नहीं होती है। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, धर्मेश है, जो कि सूर्य देव का ही क्या है, एक रूप है। इसके साथ ही उरांव जनजाति के लोग भगवान महादेव की भी पूजा करते हैं, साथ ही ये अपने शरीर पर टैटू भी गुदवाते हैं। उरांव जनजाति के जो नृत्य हैं वो हैं सरहुल, गुड़िया, डंडा एवं क्या हो जाएंगे, कर्मा हो जाएंगे। जो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति की आजीविका का जो साधन है वो कृषि है, राइट। परंतु यह जो जनजाति है इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, साथ ही ये कृषि के अलावा शिकार है, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि की क्रियाएं भी करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति गौड़ जनजाति की ही क्या मानी जाती है, एक उपजाति है। तो जो अगरिया जनजाति है ये गौड़ जनजाति की एक उपजाति है जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडोरी जिलों में निवास करती है और ये गौड़ों की उपजाति है। ऐसा माना जाता है कि जो अगरिया जनजाति है इन्होंने ही सबसे पहले लौह अयस्क की खोज की थी और लौह अयस्क को भूमि से निकालकर इन्होंने पिघलाकर कई प्रकार के जो हैं लोहे के उपकरण बनाना प्रारंभ किया है। यही कारण है कि जो अगरिया जनजाति है इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है लोहे को पिघलाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं कृषि उपकरणों को बनाना अगरियाओं का प्रमुख कार्य होता है। जो अगरिया जनजाति के लोग हैं ये मांसाहारी होते हैं, परंतु ये सुअर का जो है मांस नहीं खाते हैं, सुअर का मांस खाते हैं। यहाँ पर समझना, जो बैगा जनजाति है और गौड़ जनजाति है,
बैगा जनजाति और गौड़ जनजाति में सुअर को पवित्र माना जाता है, राइट। और जो लारूकाज पर्व है बैगा जनजाति का, वो तो उसमें सुअर की पूजा भी की जाती है, अर्थात बैगा जनजाति में सुअर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो गौड़ एवं बैगा जनजाति की एकमात्र ऐसी उपजाति है जो कि सुअर का मांस खाती है, वो कौन सी है? अगरिया जनजाति है। इसके अतिरिक्त ये उड़द दाल, कंदमूल एवं पेज का भी क्या करते हैं? सेजन करते हैं। ये जो अगरिया है इनके आवास भी कच्चे होते हैं। ये मिट्टी, लकड़ी, बांस और खपरेल से मिलाकर घर बनाते हैं। साथ ही साथ ये भी गांव में लोहे का जो कार्य है वो करते हैं, राइट। तो इनके जो घर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? धोकरी कहा जाता है या भाती कहा जाता है। इनकी आम भाषा में उसको भाती कहते हैं। और ये जो अगरिया इनको भी दो भागों में बांटा गया है, पथरिया अगरिया और क्या हो जाएगा? खुटिया अगरिया हो जाएगा। इनके समाज भी सत्तात्मक होते हैं और इनके जो देवता हैं, अगरियाओं के देवता लोहासुर हैं, राइट। इनके देवता लोहासुर हैं और ऐसा माना जाता है कि लोहासुर का जो निवास स्थल है वो धधकती हुई भट्टी है, जिनमें अगरिया क्या करते हैं? लोहे को पिघलाते हैं। तो जहाँ पर लोहे को पिघलाया जाता है वहीं पर लोहासुर का जो है निवास माना जाता है। और ये अपने देव को खुश करने के लिए काली मुर्गी भी क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। साथ ही जो अगरिया जनजाति है इनको सुअर का मांस जो है वो पसंद है और ये उड़द की दाल को भी पवित्र मानते हैं। फिर रीति रिवाज और परंपराएं देखें तो अगरिया जनजाति की जो रीति रिवाज है वो अन्य जनजातियों के समान है। साथ ही ये लौह अयस्क को साफ करने का काम भी करते हैं। लोहे के जो बर्तन होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको साफ करते हैं और जो लौह अयस्क है उसका उत्खनन भी करते हैं, राइट, उसका नामकरण करते हैं। साथ ही लोहे के उपकरण बनाने के लिए भी ये जाने जाते हैं। जो अगरिया जनजाति है, इस जनजाति में जो विवाह है, विवाह अधिकतर बरसात के मौसम में होते हैं। साथ ही इस विवाह में जो है वधू शुल्क भी लिया जाता है, अर्थात युवक को, युवती के परिवार को वधू शुल्क जो है देना पड़ता है। साथ ही इनके विवाह में जो उड़द की दाल है उसको पवित्र माना जाता है और इनमें भी जो विधवा विवाह है उसकी प्रथा पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की शिकारी जनजाति पारधी जनजाति। तो पारधी जनजाति मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति है जो कि शिकार करने में निपुण है, इसलिए इसको शिकारी जनजाति कहते हैं। और यहाँ पर जो पारधी शब्द है, राइट, वो मराठी भाषा के पारत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आखेट करना या शिकार करना। ये जनजाति आखेटन में या शिकार में निपुण होती है, इसीलिए इसको पारधी जनजाति भी कहा जाता है। इस जनजाति में एक और ख़ास बात यह है कि पारधी जनजाति में पुरुष तो शिकार कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को शिकार करने की जो है अनुमति नहीं होती। और यह भी मध्य प्रदेश में अर्थात भोपाल, रायसेन, गुना एवं सीहोर जिलों में पाई जाती है। और इसका पारधी जनजाति का जो सबसे अधिक संकेंद्रण है वो सीहोर एवं किसमें है? रायसेन जिलों में है। जो पारधी जनजाति है उसकी कई उपजातियां हैं, जैसे भील पारधी, चीता पारधी, फास पारधी, गोसाई पारधी। और इनको अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहला हो जाएगा भील पारधी। भील पारधी उनको कहा जाता है जो बंदूक से, राइट, ऐसे पारधी जो बंदूक से पशु पक्षियों का शिकार करते हैं उनको भील पारधी कहा जाता है। फिर चीता पारधी, दरअसल ये जो पारधी हैं ये चीताओं को पालने एवं प्रशिक्षण देने में कुशल होते हैं, इसलिए इनको चीता पारधी कहा जाता है। फिर हो जाएगा फास पारधी, ये अपने शिकार को जाल में फंसाकर उसका शिकार करते हैं, इसलिए इनको फास पारधी कहा जाता है। फिर गोसाई पारधी, ये भगवा वस्त्रधारी साधुओं की तरह होते हैं तथा हिरण का शिकार करते हैं। फिर
सीली का तेल वाले पारधी। ये पारधी मगरमच्छ का तेल निकालने के प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको सीली का तेल वाले पारधी भी कहते हैं। और अंत में लंगोटी पारधी, ये लंगोट धारण करते थे, इसलिए इनको लंगोट पारधी भी कहा जाता है। अब इसके बाद में हमारी अंतिम जो जनजाति है वो बिझावर जनजाति हो जाएगी। बिझावर जनजाति मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिलों में निवास करती है, और चूंकि ये विंध्याचल पर्वत में निवास करते हैं और ये अपने आप को विंध्याचल का मूल निवासी मानते हैं, इसीलिए क्षेत्र के नाम पर इनको क्या कहा जाता है, बिझावर जनजाति भी कहा जाता है। राइट, यह जो जनजाति है यह स्वयं को विंध्यवासिनी बाराबाई बेटकर का जो है वंशज मानती है, और इनकी जो भाषा है वो कैसी है, छत्तीसगढ़ी है। तो इस तरीके से हमने जनजातियों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगर सभी जनजातियों को मिलाकर समग्र क्वेश्चन आता है तो उसको हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने जो भील जनजाति है, गौड़ जनजाति है, उसको पढ़ा। तीसरे लेक्चर में हमने बैगा जनजाति, भारिया जनजाति, कोल जनजाति को पढ़ा, और बाकी की जो अन्य जनजातियां हैं उनको हमने आज बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। इसके साथ ही हमारी यह यूनिट जो है, यूनिट भी समाप्त होती है, और इसके साथ ही हमने पेपर सेकेंड का पार्ट बी भी पूरा कर लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।